Hello, my cute white lilies. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well and I hope आप ये ऑडियो बुक एंजॉय कर रहे होगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होगे, डिस्कस कर रहे होगे एंड अगर आप एक्साइटिंग एडिट्स और स्पॉयलर्स इस बुक से रिलेटेड एंजॉय करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। मैं अपना यूजर नेम स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी एंड I'd love to have you guys there. Without any delay, let's get started. The next chapter of Two Souls Written in Scars, Hindi version. अक्षर की कार सड़क पर पुरुषोत्तम इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रही थी। वेदिता आराम से पैसेंजर सीट पर बैठी थी। अक्षर बोला, आज के लिए थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू किस बात का? वेदिता ने पूछा। अक्षर बोला, आपने और भाई ने आज ऋषि का बहुत अच्छे से वेलकम किया। वो हमारे घर की फैमिली मेंबर है चीकू, ये उसका हक है। वेदिता ने मुस्कुराकर कहा। फिर भी थैंक यू। अक्षर मुस्कुराकर बोला, पर फौरन ही उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस छा गए और उसने पूछा, भाभी एपेक्स जोरा फार्मास्यूटिकल्स वाले केस का क्या हुआ? मेक श्योर कि ये केस हम जीतें। अगले हियरिंग में केस का रिजल्ट आ जाएगा एंड आई अश्योर यू कि हमारे फेवर में ही रिजल्ट होंगे। सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। वेदिता ने भी उसे बताया, वो मेडिसिन के नाम पर ड्रग्स नहीं बेच सकते एंड उनकी मेडिसिन में ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा है। इसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है, तो केस तो हम ही जीतने वाले हैं। ये केस जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाभी। वो मेडिसिन बच्चों के लिए है और एक बार वो मार्केट में रिलीज़ हो गए तो उनकी सप्लाई रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अक्षर स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ गुस्से में मजबूत करता हुआ बोला, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे एपेक्स जोरा फार्मास्यूटिकल्स का सीईओ कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे रहते वो उन मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएगा। विदिता ने सीरियसनेस के साथ कहा, वो मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकता। फिर इस केस के साथ हमारी कंपनी का नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर हम ये केस हारे तो कंपनी की रेपुटेशन और शेयर्स पर भी गलत असर पड़ेगा। अक्षर बोला, जानती हूँ। विदिता ने रेयर व्यू मिरर में देखकर अपने बाल सेट करते हुए कहा, बट ट्रस्ट मी, मैं आज तक कोई केस नहीं हारी अक्षर। ये कहते हुए विदिता के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। अक्षर भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, बाय द वे, डैड ने आपको कंपनी क्यों बुलाया है? पता नहीं, कह रहे थे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें मेरा होना ज़रूरी है। विदिता ने कहा, इतनी ज़रूरी है तो फिर मॉम क्यों नहीं गई? अक्षर ने दोबारा सवाल किया। बोर्ड मीटिंग नहीं है, शायद किसी कंपनी से कोई डील साइन होने वाली है, विदिता ने बताया। ओह, अक्षर ने कार रोकी और बोला, हम पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग मी। विदिता ने बैक सीट से अपना हैंड बैग उठाते हुए कहा। अक्षर बोला, भाभी, इस हफ्ते की बेस मीटिंग में भी आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। हाँ, अनंत ने बताया था, मैं मौजूद रहूँगी। विदिता मुस्कुराकर कार से निकलती हुई बोली, ओके, टेक केयर। अक्षर मुस्कुराया और बोला, लंच कर लेना वरना मॉम की डांट पड़ेगी। विदिता हंसी और कंपनी के अंदर चली गई। फिर वहाँ से अक्षर की कार भी रे कॉर्पोरेशन की तरफ बढ़ गई। इधर दोपहर से शाम हो चुकी थी। ऋत्विका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लंच भी कायनात उसके कमरे में ही लेकर चली आई थी और अक्षर के जाने के बाद वो कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। साथ ही ना कोई उससे मिलने आया था। अक्षर, अनंत और विदिता तो घर पर थे नहीं। रही बात निर्वाण जी की, तो जब उन्होंने अक्षर के साथ ही ठीक से बर्ताव नहीं किया तो वो उनसे क्या ही उम्मीद रख सकती है। अब बस रुक्मिणी जी बची थी जिनका बर्ताव ऋत्विका को भी पसंद आया था। पर अब जबकि वो पूरा दिन अपने कमरे में थी और नीचे तक नहीं आई थी, अब उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि कहीं रुक्मिणी जी को बुरा न लगा हो या वो गुस्से में ना हो। शाम को जब अंधेरा होने लगा तो ऋत्विका कमरे से बाहर आई। वो ऊपर वाले फ्लोर के ही हॉल में बालकनी में चली आई। चांद अभी अभी बाहर आया था और बेहद खूबसूरत लग रहा था। इक्का दुक्का तारे भी टिमटिमाने लगे थे। उसने दूर तक फैले गार्डन को देखा और एक गहरी सांस ली।
उसकी ज़िंदगी में ये बदलाव इतने अचानक आए थे कि सब एक साथ हैंडल करना उसके लिए मुश्किल था। क्या फिर से वो उसी लूप में फंस गई? फिर से पति को खुश रखना, सास-ससुर की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, घर परिवार की जिम्मेदारी संभालना। उसे तो देव्यांश से बदला लेना था ना, पर वो कैसे लेगी जबकि वो दोबारा एक परिवार में फंस गई है? क्या उसे दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो जॉब करेगी या नहीं? क्या फिर से उसे बाहर जाने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी? अभी उसका दिमाग बहुत उलझा हुआ था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। अनवी, अनवी बेटा रुक जाओ, गिर जाओगी अनवी, ये एक बाइट ले लो बेटा अनवी। त्रिशिका ने पीछे मुड़कर देखा तो छोटी सी अनवी सीढ़ियों से उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। उसकी नजरें सीढ़ियों से ऊपर आ रही रुक्मिणी जी पर भी पड़ी। उसने अनवी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसे एक झटके में पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। अनवी खिलखिला उठी और त्रिशिका जैसे उसकी हंसी में खो सी गई। त्रिशिका उसके गाल खींचकर बोली, आप भाग क्यों रहे हो? अनवी ने हंसते हुए रुक्मिणी जी की तरफ उंगली दिखा दी जो अब तक उन तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक स्पून भर के हलवा अनवी की तरफ बढ़ाते हुए त्रिशिका से कहा, ये मुझसे नहीं खाने से भाग रही है, इसे खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क है। अनवी ने हलवा देखा और अपना चेहरा फेर कर त्रिशिका के गले में छुपा लिया। रुक्मिणी जी बोली, देखा बेटा, ऐसे ही करती है ये लड़की। मैं आंटी, आपको बुरा ना लगे तो मैं खिला दूं? त्रिशिका ने अटकते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मेरा तो काम आसान हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने हलवे का बाउल त्रिशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा। त्रिशिका ने एक हाथ से अनवी को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था और एक हाथ से वो बाउल लेकर वहीं बैल्कनी में लगे झूले पर बैठ गई। रुक्मिणी जी भी उसके बगल में ही बैठ गई। त्रिशिका ने देखा अनवी अपनी क्यूरियस आंखों से उसे ही देख रही थी। अब तक उसने साड़ी चेंज करके नीले रंग का सूट पहन लिया था, पर हाथों में अब भी उसने लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। त्रिशिका मुस्कुराई और अनवी के गालों को छूती हुई बोली, आप चाची के हाथ से खाओगे ना अनवी, तो चाची आपके लिए ढेर सारे चॉकलेट्स लाएगी, ओके? ची 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 व्हाट? अनवी ने हंसते हुए कहने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर रुक्मिणी जी हंसते हुए बोली, चीची नहीं अनवी, चाची। चीची बर्ड, स्काई बर्ड, अनवी ने कहा। और तभी त्रिशिका ने उसे एक बाइट खिलाते हुए कहा, ओके यू कैन कॉल मी बर्ड, पर आपको ये खाना होगा पहले। अनवी ने कुछ नहीं कहा, बस त्रिशिका के दूसरे हाथों की चूड़ियों से खेलती रही। शायद ब्राइट कलर की चूड़ियों की वजह से वो अनवी का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने त्रिशिका को एडमायर करते हुए कहा, वाओ त्रिशिका, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस सूट में। थैंक यू, त्रिशिका मुस्कुराकर बोली। रुक्मिणी जी ने कहा, बेटा मैंने तो चीकू से सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि वो कभी शादी भी करेगा और इस घर में छोटी बहू भी कभी आएगी, पर आज तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। त्रिशिका बस मुस्कुराई पर उसने कुछ कहा नहीं। रुक्मिणी जी हंसकर बोली, खैर छोड़ो उसकी बातें, ये बताओ आज डिनर में क्या खाना पसंद करोगी? जो भी आप सबको ठीक लगे, मेरे कोई खास प्रेफरेंसेस नहीं है, त्रिशिका ने कहा। जो भी बनेगा खा लूंगी मैं। ऐसे ही बहुत सी बातों के बीच त्रिशिका ने अनवी को पूरा हलवा खिला दिया। ऐसा कहते हैं जो लोग बच्चों को पेशेंटली हैंडल कर लेते हैं वो बहुत काम नेचर के होते हैं, और रुक्मिणी जी ने त्रिशिका को अनवी के साथ देखा तो उसने जैसे अनवी को हैंडल किया उन्हें बहुत अच्छा लगा, पर उनके दिमाग में एक बात अब भी खटक रही थी। उन्होंने त्रिशिका का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बेटा मेरे लिए जैसे अनंत और चीकू हैं वैसे ही विदिता भी है। वो इस घर में भले ही मेरे अनंत की पत्नी बनकर आई है, पर अगर मेरी कोई बेटी होती ना तो वो बिल्कुल विदिता जैसी होती। उसे मैंने कभी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी ही माना है। मानती हूँ कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। जी,
त्रिश्विका को समझ नहीं आया कि रुक्मिणी जी अचानक से उसे ये सब क्यों बता रही हैं, इसलिए उसके चेहरे पर भी एक कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। रुक्मिणी जी बोली, बेटा मैं तुम्हें इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि आज से मेरे 3 नहीं 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। तुम भी मुझे माँ या मॉम कहकर बुला सकती हो, लेकिन अगर नहीं चाहती तो फोर्स नहीं करूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। अब त्रिश्विका को समझ आ रहा था कि रुक्मिणी जी क्यों उसे ये सब कुछ बता रही थी, क्योंकि उसने उन्हें आंटी कहकर बुलाया था। लेकिन साथ ही उसने ये भी नोटिस किया कि कैसे उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो ही उन्हें माँ या मॉम कहे। उन्होंने उसे प्रेशराइज नहीं किया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, पीछे से आवाज आई, क्या बातें हो रही हैं मेरे बगैर? त्रिश्वी, मेरी शिकायत तो नहीं कर रही तुम? त्रिश्विका पीछे मुड़ी तो अक्षर उनकी तरफ आ रहा था। रुक्मिणी जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बता रही थी तेरी शैतानियां, ताकि इन फ्यूचर ये तुझे अच्छे से सीधा कर पाए। प्लीज मॉम, इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं मैं, अक्षर हंसकर बोला। उसने त्रिश्विका की गोद से अन्वी को लिया तो अन्वी उसकी तरफ इशारा करके दिखाती हुई बोली, चीकू, चीची, बर्ड, बर्ड। अक्षर ने त्रिश्विका की तरफ देखते हुए कहा। रुक्मिणी जी हंसते हुए बोली, वो चाची नहीं बोल पा रही इसलिए चीची बोल रही है, पर गलत नहीं कह रही है। अक्षर ने टीजिंग स्माइल लिए कहा, मतलब? रुक्मिणी जी ने असमझ की स्थिति में पूछा। त्रिश्विका ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि वो तो समझ गई थी अक्षर ये क्यों कह रहा है, क्योंकि वो ही सिर्फ उसे स्पैरो कहकर बुलाता है, जो कि एक बर्ड है। अक्षर ने कहा, कुछ नहीं माँ। फिर वो अन्वी को अपनी गोद में उछाल कर बोला, लिटिल एंजल, ये लो चॉकलेट। अन्वी की आंखें फौरन चमक उठी। उसने अक्षर के हाथों से चॉकलेट ले ली। रुक्मिणी जी ने देखा अक्षर के हाथों में एक और पैकेट था, इसलिए वो झूले से उठी और अन्वी को अक्षर की गोद से लेकर बोली, चलो मैं इसे नीचे लॉन में ले जाती हूँ, विदिता भी आती ही होगी। अभी वो सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी त्रिश्विका ने कहा, मॉम, आज डिनर में पालक पनीर खाने का मन, बनवा देंगी आप? मेरी फेवरेट है। रुक्मिणी जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, वहीं अक्षर भी उन्हें हैरानी से देख रहा था। ये कुछ घंटों में अचानक से क्या हो गया? ऐसा कौन सा जादू चला दिया उसकी माँ ने त्रिश्विका पर? रुक्मिणी जी ने त्रिश्विका की आंखों में चमक देखी। वो मुस्कुराकर प्लेफुल टोन में बोली, ओके, और कोई खास डिमांड? नहीं, कल बताऊंगी। त्रिश्विका भी मुस्कुराकर बोली और फिर रुक्मिणी जी वहां से अन्वी को लेकर चली गई। उन दोनों के जाते ही अक्षर त्रिश्विका के बगल में झूले पर बैठता हुआ बोला, लुक्स लाइक मॉम से अच्छी बॉन्डिंग हो गई है तुम्हारी। त्रिश्विका बस मुस्कुरा दी और बोली, आज का दिन कैसा था ऑफिस में? ठीक ही था, 2 दिन से ऑफिस नहीं गया था इसलिए काम थोड़ा बढ़ गया। अक्षर बोला, मैं पानी लेकर आती हूँ। त्रिश्विका उठती हुई बोली, पर फौरन ही अक्षर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वापस खींच लिया। त्रिश्विका उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। वो बोला, मैं खुद ले लूंगा या कोई और ला देगा, तुम यहीं बैठो मेरे साथ। त्रिश्विका खामोशी से बैठी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी अक्षर ने उसकी गोद में अपने हाथों में पकड़ा एक पैकेट रखा और बोला, ये तुम्हारे लिए। त्रिश्विका ने देखा उस पैकेट में एक बॉक्स था। वो हैरानी से उस बॉक्स को निकालती हुई बोली, मेरे लिए? क्या है इसमें? खुद ही देख लो, अक्षर ने मुस्कुरा कर कहा। त्रिश्विका की आंखों में क्यूरियोसिटी थी। उसने बॉक्स खोला तो उसमें गुलाबी रंग का एक दुपट्टा था। त्रिश्विका को वो दुपट्टा बहुत प्यारा लगा। अभी वो देख ही रही थी कि तभी अक्षर की आवाज उसके कानों में गूंजी, कुछ दिनों पहले गलती से मुझसे तुम्हारा एक दुपट्टा फट गया था ना? सेम दुपट्टा ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर मिला नहीं। आई एम सॉरी। त्रिश्विका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और वो दुपट्टा बॉक्स से निकालकर अक्षर की तरफ देखती हुई बोली, ये भी बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। अक्षर भी मुस्कुरा दिया। त्रिश्विका ने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे ना? अक्षर झूले से उठता हुआ बोला। त्रिश्विका भी उसके साथ ही उठकर कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद सबका डिनर टूट चुका था। निर्वाण जी अब तक कंपनी से वापस नहीं लौटे थे। विदिता ने त्रिश्विका से कहा,
ऋष्विका, टेरेस पर चले, बहुत अच्छी हवा चल रही होगी। ओके, चलते हैं, ऋष्विका ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा। वो दोनों वहां से टेरेस की तरफ चली आई। उनके जाने के बाद अक्षर ने भी अनंत से कहा, भाई आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है, लॉन में कर लेते हैं। अनंत ने अनवी को लास्ट बाइट खिलाते हुए कहा। इधर टेरेस पर पहुंचकर विदिता ने ठंडी हवा में अपनी बाहें फैलाकर एक गहरी सांस ली। ऋष्विका उसे देखकर मुस्कुराई। विदिता ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो एम्बैरेस होती हुई बोली, डोंट माइंड मी। हाँ, यू नो, इतने हेक्टिक दिन के बाद रात में यूं छत पर ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून मिलता है। घर घर ही होता है भाभी, ऋष्विका बोली। विदिता रेलिंग पर अपने हाथ टिकाकर बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने। भाभी आप करती क्या हैं? ऋष्विका ने क्यूरियसली पूछा। विदिता मुस्कुराकर बोली, मैं पुरुषोत्तम इंडस्ट्रीज की और अपने पापा की कंपनी की लीगल लॉयर हूँ। वाह भाभी, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, ऋष्विका ने कहा। थैंक यू, विदिता मुस्कुराई और उसने आगे बताया, साथ ही अल्फा ऑर्गेनाइजेशन की लीगल विंग भी हैंडल करती हूँ। आप भी अल्फा ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं? ऋष्विका के चेहरे पर शॉक था। विदिता हंसकर बोली, अक्षर और अनंत ने मिलकर अल्फा ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 6 साल पहले की थी। वो दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पर पुरुषोत्तम इंडस्ट्रीज को संभालने के लिए भी डैड को किसी की ज़रूरत थी, इसलिए अल्फा ऑर्गेनाइजेशन की प्राइम लीडर की पोजीशन अक्षर ने संभाली और अनंत ने फॉर्मर वाइस लीडर की पोजीशन ली ताकि वो डैड की कंपनी को भी हेल्प कर पाए। अक्षर ने डैड को हेल्प नहीं की, ऋष्विका ने लॉन में अनंत और अक्षर को बातें करते देखकर कहा। विदिता की भी नजरें लॉन में बैठे अनंत और अक्षर पर चली गईं और वो बोली, अक्षर का स्वभाव हमेशा से ही थोड़ा रिबेलियस रहा है और डैड को ये पसंद नहीं। प्यार बहुत करते हैं दोनों एक दूसरे से, पर उनकी आपस में कभी नहीं बनी। जब तक अल्फा ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई तब तक वो रेड कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश कर चुका था। वो एक साथ 3 जगहों को नहीं संभाल सकता था, इसलिए दोनों भाइयों ने जिम्मेदारी आधी आधी बांट ली। ऋषिका के चेहरे पर फीकी मुस्कान छा गई, लेकिन उसने ये बात बदल कर पूछा, भाभी आपको डर नहीं लगता उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए? ऋषिका, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई क्राइम रिलेटेड काम नहीं करती, बल्कि क्राइम्स होने से रोकती है, चाहती है हमारे देश में कम क्राइम्स हो। मानती हूँ गलत तरीके से ही, पर इसमें भी मासूमों के साथ गलत नहीं होता, तो सही और सच के साथ कदम से कदम मिलाने में कैसा डर? विदिता ने प्राउडली कहा। ऋषिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। विदिता ने पूछा, तुम बताओ अपने बारे में, तुम क्या करना चाहती हो? मैं MBA करना चाहती थी पर कर नहीं पाई, पर स्टिल मैं फाइनेंसेस में अच्छी हूँ। मैंने पहले भी एक कंपनी की फाइनेंसेस मैनेज की हैं, ऋषिका ने बताया। ओह वाह, कौन सी कंपनी में काम करती थी तुम? विदिता की आंखों में उत्सुकता थी। अपने डैड। ऋषिका के लव स्पीच में ही रुक गए और वो बात बदल कर बोली, थी एक कंपनी। विदिता ने यह नोटिस किया पर कुछ बोली नहीं। उन्होंने देखा अनवी लॉन में चलते चलते गिर गई। ऋषिका के चेहरे पर एंग्शियसनेस नजर आने लगी, पर जब उसने अपने बगल में देखा तो विदिता बिल्कुल रिलैक्स थी। फिर जब उसने लॉन में नजर डाली तो उसे समझ आया कि क्यों विदिता इतनी रिलैक्स थी। उसने देखा अनंत भागकर अनवी के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अक्षर भी उनकी तरफ आया और फिर दोनों मिलकर अनवी को चुप कराने लगे। ऋषिका ने देखा विदिता बड़े प्यार से अनंत और अनवी को देख रही थी, तो उसने पूछा, भाभी आपकी और भैया की लव मैरिज हुई है क्या? विदिता ने ऋषिका की तरफ देखा और बोली, नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। यू नो, बिजनेस में कंपनीज मर्ज करने के लिए शादियाँ होती हैं। जानती हूँ। ऋषिका की पकड़ रेलिंग पर कस गई, क्योंकि उसकी और दिव्यांश की भी शादी बिजनेस की वजह से ही हुई थी, जिसमें उसके डैड ने उसे फोर्स किया था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी विदिता की आवाज़ उसके कानों में गई। मुझे लगा था कि बिना प्यार के मेरी और अनंत की शादी भी दुनिया के लिए सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। मतलब? ऋषिका ने कहा। विदिता लॉन में खड़े अनंत की तरफ देखकर बोली, जिसकी गोद में अब अनवी खेलने लगी थी। शादी के बाद अनंत ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे उनसे प्यार हो गया।
वो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ अच्छे हस्बैंड और पिता भी हैं। उनके साथ रहते मुझे कभी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अनवी को लेकर भी मैं कभी परेशान नहीं हुई। विदिता ने अपनी नज़रें त्रिश्विका की तरफ घुमाई और हंसकर बोली, तुम्हें क्या लगता है अगर उनका साथ नहीं होता या मुझ पर इस फैमिली की तरफ से अच्छी बहू बनने का प्रेशर होता तो क्या मैं एक साथ 2 कंपनीज और एक पूरी की पूरी माफिया ऑर्गेनाइजेशन का लीगल डिपार्टमेंट कभी हैंडल कर पाती? त्रिश्विका बस मुस्कुराते हुए विदिता की आंखों की चमक देख रही थी। वो सच में खुश और प्राउड थी। त्रिश्विका को रियलाइज हुआ कि यहाँ बात अरेंज या फोर्स्ड मैरिज की नहीं है। बात है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा इंसान है, आपके इन लॉज कैसे इंसान है। वरना उसकी शादी भी दिव्यांश से बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसे विदिता की अनंत से, पर दोनों ही इंसानों में जमीन आसमान का अंतर था। विदिता ने आगे कहा, यू नो त्रिश्विका, मैं रात में ऑफिस से रात के 2 बजे भी घर आती हूँ ना, तो अनंत या मॉम में से कोई एक जाग रहा होता है सिर्फ मुझे डिनर कराने के लिए। कभी कभी अगर अनंत नहीं होते, बिजनेस ट्रिप्स पर कंट्री से बाहर होते हैं और मॉम की तबीयत खराब होती है तो डैड जागते रहते हैं। डैड ने भी कई बार मेरी प्लेट में खाना परोसा है। ये कहते हुए विदिता की आंखों में आंसू उतर आए, ऑफ कोर्स खुशी के। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी शादी ऐसे घर में होगी। त्रिश्विका ने विदिता के कंधों पर अपना हाथ रखा। अब उसे समझ आ रहा था कि अक्षर ऐसा क्यों है, क्योंकि शायद वो इस घर में बड़ा हुआ है। ऐसे माँ बाप ने उसकी परवरिश की है। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.